चलो फिर पूछ लेती हूँ मैं। वीपी जी ने तो क्लासेस ही नहीं लगाई है। मोनिका आप बताइए मुझे कि चिनूक कहाँ पे चलती है? चिनूक जो हवा है, पहले तो ये बताओ ये वार्म विंड है या कोल्ड विंड? वार्म विंड और कोल्ड विंड, वार्म है। अच्छा, कहाँ चलती है ये? यूएसए में। इशिता आप मुझे बताएंगे कि ब्रिक फील्डर कहाँ पे चलती है? पहले बताओ ये वार्म विंड है या कोल्ड विंड है? वार्म विंड है, तो कहाँ चलती है ये? अच्छा, कहाँ चलती है ये? ऑस्ट्रेलिया। ये तो सबसे इजी था, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलती है। संदीप आप मुझे बताएंगे हरमटन कहाँ चलती है? हरमटन नाइजर एंड नाइजीरिया। निगर पता नहीं कौन सी देश है ये जिसका तुम नाम लेते रहते हो। नाइजर एंड नाइजीरिया। इसका इजिप्ट में इसको लोकल नेम क्या दिया गया है? इस खमसिन, और इसमें लीबिया में जिबली। याद रहेगा आपको ये। चलिए आगे मुझे आप बताइए। हाँ हाँ सॉरी, मैं हरमटन, अच्छा हरमटन को डॉक्टर्स, ठीक है डॉक्टर्स विंड बोलते हैं, ठीक है। मनीषा विरासिन जो विंड है ये कौन सी विंड है और कहाँ चलती है? और जोर से बोल ले, मुझे सुनाई दे रहा है यहाँ तक। पेरू में कब चलती है? गर्मियों में सर्दियों में? सर्दियों में, ठीक है। ग्रिगल कहाँ चलती है ऐसे बता दो रैंडमली। ग्रिगल ग्रीस में चलती है। लेवेंडर, आगे पढ़ते हैं आज। देखो आपका काम है ये याद करना, ठीक है। अब मैं बच्चों की तरह बार बार याद नहीं दिलाऊंगी कि आपको याद करना है। हेडिंग डालिए लैंड एंड सी ब्रीज। लैंड एंड सी ब्रीज। ब्रीज किसको बोलते हैं? साबुन को? ब्रीज किसको बोलते हैं? हवा ही होती है, ठीक है। समीर हिंदी में लिखिए स्थल और समुद्र समीर। स्थल और समुद्र समीर। स्थल और समुद्र समीर। स्थल और समुद्र समीर। स्थल और समुद्र, हाँ जी। ब्रीज थोड़ी आई थिंक ठंडी होती है, बोलते हैं ना कि कूल ब्रीज चल रही है। हॉट हवा ही होती है, हवा का दूसरा नाम है। कूल और हॉट दोनों हो सकती है ये, ठीक है। हाँ पर ब्रीज तो है ना, ब्रीज यानी वही विंड ही है, ठीक है, लेकिन उतने जोर से नहीं चलती है। अब देखो सबसे पहले हेडिंग डालिए लैंड ब्रीज की। हेडिंग डालिए लैंड। हाँ वाईफाई नहीं चल रहा है आज, कुछ दिक्कत आ रही है आज। वाईफाई क्या, हाँ एयरटेल का नेटवर्क का भी इशू है आज। हाँ कुछ देर वेट कर लो, फ़ोन किया उनको 2-3 बार, अब देखते हैं चलता है कि नहीं चलता। हाँ है कुछ दिक्कत है, ठीक है। देखो सबसे पहले हेडिंग डालिए लैंड ब्रीज। व्हाट इज लैंड ब्रीज? तो जैसे जैसे मैं बनाती जाऊंगी डायग्राम आपने भी वैसा ही बनाना है कुछ, ठीक है। लैंड ब्रीज का ये मान लीजिए लैंड है और ये क्या है? सी, समुद्र तल, ठीक है। तो ये हो गया आपका, थोड़ा ब्लू कलर से बनाती हूँ ताकि पता लग जाए कि ये पानी बनाया मैंने, ठीक है। ये है आपका सी, ये क्या है? सी। यहाँ पे पेड़ पौधे लगा दे रही हूँ, यानी ये क्या है? लैंड, ठीक है। ये लैंड है, ये सी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सब लोग। देखो जो लैंड ब्रीज है बेसिकली कैसे चलती है ये आपको पता होगा। दिन के समय पे धूप रहती है, सूरज निकला रहता है ना। अगर हम दोनों में कंपेयर करें लैंड और पानी में, यानी कि एक पानी में और एक लैंड में कंपेयर करें, तो जल्दी जो गर्म होता है ना वो है लैंड, समझ रहे हो।
लैंड और पानी में अगर दोनों में कंपेयर करें हम तो कौन जल्दी गर्म होगा? लैंड। समझ रहे हो? ये गर्म होगा लेकिन इसके काफी बाद में। समझे आप मेरी बात? लैंड ज्यादा गर्म हो रहा है, जहां ज्यादा जल्दी गर्म हो रही है कोई जगह, तो उसको हम क्या नाम दे देंगे? मतलब वो वहां पे कौन सा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा? जल्दी बताओ। लो प्रेशर। इतना तो आप अभी तक समझ चुके हो, 2-3 क्लासेस आप लगा चुके हो कि जहां ज्यादा गर्मी यानी कि वहां लो प्रेशर बन जाएगा। ठीक है, जहां ज्यादा गर्मी वहां लो प्रेशर। इतना तो क्लियर है। तो यहाँ क्या बन जाएगा? लो प्रेशर, क्योंकि दिन के टाइम क्या है, यहाँ पे सूरज निकला हुआ है। सूरज निकलने से होगा क्या? लैंड गर्म हो जाएगा। अब सूरज ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैंड पे ही है, सूरज इस पे भी गिर रही है, उसकी किरणें इस पे भी गिर रही हैं, लेकिन पानी एज कम्पेयर टू लैंड के टाइम लगाएगा गर्म होने में। समझ रहे हो मेरी बात? पानी क्या करेगा? टाइम लगाएगा गर्म होने में। तो अभी यहाँ पे क्या होगा? ये तो ठंडा है, वो लो प्रेशर, दिन की बात हो रही है, दिन की बात। दिन के समय पे लैंड गर्म हो चुका है, यहाँ लो प्रेशर बन चुका है, ये अभी तक भी ठंडा ही है, तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर बनेगा? कहाँ से चलेगी हवा, जरा बताना। हाई से लो, तो हाई से लो चलेगी, यानी ऐसी चलेगी जहां से ओरिजिनेट कर रही है ये, वो क्या है? सी। तो इसे लैंड ब्रीज नहीं, इसको सी ब्रीज बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? सी ब्रीज। समझ रहे हो? जैसे कि हम ईस्टर्ली विंड यूज करते थे ना वर्ड, ईस्टर्ली विंड यानी क्या? ईस्ट से जो विंड्स चल रही थी उन्हें ईस्टर्ली विंड्स, जो सी से चल रही है ब्रीज, उसे हम क्या देंगे? क्या? कभी आप बीच में जाओगे ना, बीच जो होता है, बीच पे जाओगे तो वहां पे आप ये फील कर लो कि दिन के समय आपको आती हुई ऐसे हवा आती हुई दिखेगी ठंडी। ठीक है, हवा आती हुई दिखेगी, ऐसे टकराएगी, और रात के समय पे उल्टा होगा उससे। समझ रहे हो मेरी बात? तो सी ब्रीज क्लियर हुआ आपको? सी ब्रीज क्लियर हुआ। सी ब्रीज यानी कि एक तरफ बन रहा है हाई प्रेशर, दूसरी तरफ बन रहा है लो प्रेशर। तो लो प्रेशर को एक तरीके से बैलेंस आउट करने के लिए तो क्या होगा? हाई प्रेशर इस तरफ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो विंड इस तरीके से ट्रेवल करेगी, इसीलिए इसको सी ब्रीज। अब बात करते हैं लैंड ब्रीज की। तो आपको ये पूछ सकते हैं कि सी ब्रीज कब चलेगी, दिन को या रात को? कब चल रही है? दिन को। बात करते हैं लैंड ब्रीज की। लैंड ब्रीज, ठीक है, फिर से यही डायग्राम बनाएंगे हम। एक तरफ लैंड और दूसरी तरफ पानी, एक तरफ लैंड दूसरी तरफ पानी। ठीक है, अब ये टाइम है रात का। ठीक है, ये टाइम है अब रात का। रात को क्या निकला है अब? यहाँ चांद पूरा ही बना देते हैं, पूर्णिमा आज। ठीक है, ये क्या है? अब चांद जब निकला है तो आपको नहीं लगता कि अब चांद जब निकला है, सूरज की किरणें है नहीं, जो जितना जल्दी गर्म हुआ है वो उतना जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। समझ रहे हो? आपको मैंने क्या बताया था कि रात के समय पे पृथ्वी अपने आप को ठंडा करती है। कैसे? दिन के समय पे क्या आती है पृथ्वी पे? शॉर्ट वेव्स आती हैं जो कि इसको गर्म करती है, और रात के टाइम पे ये लॉन्ग वेव्स बनकर बाहर जाती हैं, जिसके कारण ये खुद को ठंडा करती है। तो रात के टाइम पे लॉन्ग वेव्स बाहर जाएंगी तो क्या हो जाएगा? ये कूल डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर बन गया। अब ये पानी जो बेचारा पूरा दिन लगा के गर्म हो रहा था और गर्म नहीं हुआ, अब शाम को जाके क्या हो जाएगा? ये गर्म हो जाएगा। समझ रहे हो? इसके कंपैरिजन में अब यहाँ पे लो प्रेशर बनने का। समझ रहे हो? यानी कि दिन की जो किरणें गिर रही थी ना इसके ऊपर, दिन को सन की जो रेज गिर रही थी वो वेस्ट नहीं जाएंगी, वो वेस्ट नहीं जाएंगी। उन्होंने गर्म किया है इसको, लेकिन लेट गर्म किया है। समझे मेरी बात? समझ रहे हो? उन्होंने गर्म किया लेकिन लेट गर्म किया, तो अब जाके शाम के समय पे इसमें क्या बनेगा? लो प्रेशर। समझे मेरी बात? अब विंड कैसे चलेगी? ऐसे लैंड से होती हुई कहाँ? सी की तरफ। आप अगर ऐसे सी की तरफ मुंह करके खड़े हो तो पीछे से ऐसे आपको धक्का देती हुई जाएगी विंड आगे की तरफ। समझ रहे हो मेरी बात? कभी भी बीच पे जाओगे, अब आप, काश बीच होता है यहाँ भी। ठीक है, बीच क्या, ऐसे ही रिवराइन साइड पे चले जाना, यहाँ पे ये जो है आपकी रावी नदी के आसपास, इधर भी लग जाएगा आपको पता। ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है। समझ गए? लैंड से ओरिजिनेट हो रही है कोई विंड, तो इसको क्या बोलेंगे हम? लैंड ब्रीज। समझे मेरी बात? समझ गए? डिफरेंस पता लग गया आपको? लैंड ब्रीज बन रही है कब? रात को। सी ब्रीज बन रही है कब? दिन को। क्लियर है? क्लियर है? ये लिखो, फिर बनाओ। बना लिया? ये बना लिया। अगला हेडिंग डालिए माउंटेन एंड वैली ब्रीज। माउंटेन एंड वैली ब्रीज, ये भी लोकल विंड्स हैं, लोकल लेवल पे जो चलती हैं। समझे? माउंटेन एंड, बेटा आपका नाम क्या है? प्रिया। कहाँ से हो आप? रिश्तेदार?
एक दूसरे को नहीं जानते हो आप दोनों, उदयपुर से हो एक, ठीक है। हेडिंग डालिए, माउंटेन एंड वैली ब्रीज, माउंटेन एंड वैली ब्रीज, माउंटेन एंड वैली ब्रीज। ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये सारी लोकल विंड्स हैं, है विंड ही है, ब्रीज मतलब विंड लोकल लेवल पे जो चल रही है, ठीक है, क्लियर है। अभी हम बनाएंगे माउंटेन और वैलीज। ये बना है माउंटेन, ठीक है। आपको पता है माउंटेन्स के बीच में जो चारों तरफ से माउंटेन से घिरी रहती है उसी को वैली कहते हैं, यानी कि ये वैली वाला एरिया हो गया और ये माउंटेन्स वाला, समझ रहे हो, ये वैली यानी घाटी है ना, हर तरफ माउंटेन और बीच में कोई जगह उसको वैली कहते हैं, समझे ना आप। दून वैलीज सुना है ना नाम, दून वैलीज, ये वैलीज वो वैलीज, तो ये वैलीज है और ये माउंटेन, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैली ब्रीज, वैली ब्रीज वैली ब्रीज। वैली ब्रीज देखिएगा, अब दिन के समय की फिर से बात करते हैं हम कि दिन के टाइम पे सूरज होगा। आपको नहीं लगता कि सूरज की किरणें ज़्यादा जल्दी कहाँ टकरा रही है, यहाँ पे एज कम्पेयर टू यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे ये ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा एज कम्पेयर टू, ये ज़्यादा जल्दी गर्म होने के कारण आप कभी कभार देखोगे कि दिन के समय पे यहाँ पे बादल भी बनते हैं पहाड़ों पे, देखा आपने, ऊपर ऊपर ऐसे चले होते हैं, होता है ना, तो यहाँ पे बादल भी बनते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा गर्मी है, ज्यादा गर्मी के कारण ज्यादा मॉइस्चर को इवेपोरेट करेगा और यहाँ पे बादल बन जाएंगे। समझे मेरी बात? यहाँ पे कौन सा प्रेशर क्रिएट हो रहा है? दिन की बात हो रही है, लो प्रेशर, और यहाँ अभी तक उतनी सूरज किरणें पहुंच रही है लेकिन अभी उतना गर्म नहीं कर पाई है इस वाले एरिया को, समझ रहे हो, दूर है ना ये, समझे मेरी बात। तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर होगा, तो कैसे चलेगी विंड, हाई टू लो, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है ना, हाई प्रेशर यानी कोल्ड, है ना, कोल्ड से कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ, है ना, समझे मेरी बात। कैसे, तो कहाँ से, वैली से गई, इसीलिए वैली ब्रीज, समझे मेरी बात, इसीलिए इसको वैली ब्रीज कहा जा रहा है, समझे मेरी बात। अब आओ रात को जरा, माउंटेन ब्रीज चलेगी रात को, माउंटेन ब्रीज, माउंटेन ब्रीज, फिर से बनाओ माउंटेन, वही वैली। अब सूरज की जगह क्या होगा, चांद, मून। रात का समय है, अब ये ठंडा हो चुका है ना, ठंडा हो चुका है, इसने खुद को ठंडा कर लिया, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे वैली में लो प्रेशर। अब कहाँ से चलेगी, माउंटेन से वैली की तरफ चलेगी विंड। अब माउंटेन से वैली की तरफ चलेगी विंड की नहीं चलेगी, तो बस फिर माउंटेन ब्रीज, समझे, क्लियर हुआ डिफरेंस। माउंटेन ब्रीज कब चल रही है, रात को, वैली ब्रीज कब चल रही है, दिन को, सी ब्रीज कब चल रही है, दिन को, और लैंड ब्रीज कब चल रही है, क्लियर है, क्लियर है। बात मेरी ध्यान से सुनना, अब ये जो प्रोसेस है ना, नीचे से ऊपर जाना, लिखो पहले ये बना लो, फिर मैं बताती हूँ। बना लिया ये, बना लिया ये, लिखिए। जब भी हवा ऊपर चढ़ती है, हवा ऊपर चढ़ रही है, ऊपर कब चढ़ रही है, जब वैली से जा रही है, जब वैली से नीचे से ऊपर जा रही है, समझ रहे हो, कौन सी ब्रीज थी वो, वैली ब्रीज। जब हवा ऊपर कब चढ़ेगी, नीचे से ऊपर कब चढ़ेगी, ये वैली ब्रीज के टाइम पे ना, जब हवा ऊपर चढ़ती है, और ब्रैकेट में लिख लो, मतलब जब वैली ब्रीज चल रही है, चढ़ रही है या चल रही है, उसे हम कहते हैं एनाबैटिक विंड्स। इन्हें हम, यानी वैली ब्रीज को हम एनाबैटिक विंड्स भी कहते हैं, एनाबैटिक विंड्स, एनाबैटिक विंड्स, एनाबैटिक विंड्स, क्लियर है, एनाबैटिक विंड्स, क्लियर है, ठीक है। यानी कि जब ऊपर की तरफ चढ़ेगी तब एनाबैटिक, और जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो है कैटाबैटिक। कैटाबैटिक याद रखना, ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, याद रखना एनाबैटिक और कैटाबैटिक क्या होता है, याद रखोगे, मत रखो फिर। इसे हम क्या कहते हैं, कैटाबैटिक, एनाबैटिक यानी जब विंड नीचे से माउंटेन्स की तरफ जा रही है, कैटाबैटिक यानी जब माउंटेन से वैली की तरफ आ रही है, समझे।
समझे, समझ गए? डन। आपको नॉर्मल लैप्स रेट याद है? अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर करवाया था, याद है? तो नॉर्मल लैप्स रेट क्या था उसमें? हाँ, वेरी गुड। देखो नॉर्मल लैप्स रेट क्या चीज थी? नॉर्मल लैप्स रेट ये क्या चीज़ थी? मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए ये आपकी अर्थ का सरफेस है, हम यहाँ से ऊपर जब चढ़ेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है, याद है? जब नीचे से हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है, शायद आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कई बार आप कैंपिंग करने जाते हैं, नीचे से जब चले थे तो क्या थी? गर्मी थी। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हो, पहाड़ पे पहुंचते हो तो वहां पे ठंड लगती है, होता है ना ऐसा? यानी कि नीचे से आप ऊपर चढ़े तो टेम्परेचर डिक्रीज किया ना। तो ये डिक्रीज कितना करता है, उसी को हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, यानी कि 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस पर किलोमीटर। हर 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या करता है? घटता है। समझे मेरी बात? हर किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या करता है? घटता है। और इसी को हम बोल देते हैं क्या? नॉर्मल लैप्स रेट। याद है ये आपको? कैसे याद होगा? क्लासेस लगानी पड़ती है उसके लिए। पिछली क्लासेस देख ली? कब देखनी है? पक्का? चलो देख लेना, ठीक है। अब देखो एक टर्म आती है टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है। एक टर्म आती है, चूहा गया यहाँ से, मतलब चला गया, काफी बड़ा था ना, मतलब चलो अभी आज इसको पकड़ लेंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। टेम्परेचर एक्चुअली एनजीओ वाले बच्चे आते हैं ना, उनका सामान रखा होता है यहाँ पे, जैसे जो भी उनको बांटना है, बिस्किट हैं या वो होता है ना रस है, तो वहाँ से ये आदत लग गई है इनको। नहीं इतना ही हिम्मत नहीं होती है, चूहा आप लोगों से डरता है, हाँ डरता है वो, जरा सा दिख जाओ आप उसको तो भाग जाएगा वहाँ से, वो कभी आएगा नहीं, ठीक है। बंदर अलग चीज़ है, चूहा अलग चीज़ है। बंदर बंदे को पीट भी देता है, चूहा ऐसा नहीं है, ठीक है। चूहा शरीफ है। लिखिए टेम्परेचर इन्वर्जन। देखो टेम्परेचर इन्वर्जन क्या? नॉर्मल लैप्स रेट का उल्टा टेम्परेचर इन्वर्जन। यानी कि हमने पढ़ा कि नीचे कौन सी विंड होनी चाहिए? वार्म, और ऊपर कौन सी होनी चाहिए? कोल्ड। नीचे वार्म ऊपर कोल्ड, उसी को हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। नीचे वार्म और ऊपर जाते जाते कोल्ड। टेम्परेचर इन्वर्जन जब ऊपर क्या हो जाएगी? वार्म, और नीचे क्या हो जाएगी? क्या आपको नहीं लगता इस केस में ऐसा हो रहा है? ठंडी हवा नीचे आ रही है, समझ रहे हो? ये ठंडी हवा ऊपर से नीचे आ रही है और ये हवा ऊपर उठ जा रही है। लो प्रेशर कैसे बना? गर्मी हुई, यहाँ पे गर्म हवा थोड़ी ऊपर उठ गई, है ना? तो आपको नहीं लगता यहाँ नीचे कोल्ड एयर हो जाएगी और ऊपर थोड़ी सी वार्म एयर हो जाएगी, जो कि उल्टा हो गया। नॉर्मल लैप्स रेट का उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। इसी को टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर इन्वर्जन पूछ लेते हैं कई बार पेपर में। टेम्परेचर इन्वर्जन कब होता है? कैटाबैटिक प्रोसेस में, ठीक है। जब कैटाबैटिक प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है? टेम्परेचर, समझ रहे हो मेरी बात? मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? टेम्परेचर इन्वर्जन नहीं समझ है ना। नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है? नॉर्मल लैप्स रेट यानी कि नीचे गर्म हवा, जैसे जैसे वो हवा ऊपर जाती जाएगी, उसी हवा से होते हुए हम ऊपर जाते जाएंगे तो ऊपर हवा ठंडी होती जाएगी। नीचे गर्म ऊपर ठंडी, नॉर्मल लैप्स रेट है ना। ऊपर जा रहे हैं तो डिक्रीज कर रही है। टेम्परेचर इन्वर्जन इसका उल्टा, नीचे ठंडी हवा जब हो जाएगी ना किसी कारण और ऊपर गर्म हवा, उसको हम टेम्परेचर इन्वर्जन बोल देंगे। समझ गए किस में हो रहा है ये? इस केस में हो रहा है ना, कैटाबैटिक वाले में। ठंडी हवा नीचे आ रही है और गर्म ऊपर उठ जा रही है, तो क्या हो रहा है? ये नीचे गर्म हवा रह रही है, सॉरी नीचे ठंडी हवा रह रही है, ऊपर गर्म हवा जा रही है, समझ रहे हो? नीचे ठंडी ऊपर गर्म, उल्टा हो गया ना। तो यानी कि इसी को बोल देते हैं हम क्या? टेम्परेचर। समझ गए? नहीं देखो, वो एक लेयर अलग है ना, वो अलग हम सिर्फ एक लेयर की बात करें जहां हम रह रहे हैं, है ना। हम स्ट्रेटोस्फेयर में रहते ही नहीं है तो हम वहां की बात क्यों करें? मैं सिर्फ ट्रोपोस्फेयर की बात कर रही हूँ, जिस लेयर में हम रह रहे हैं वहां पे ये सब जो चीजें हो रही है ना।
हम लोकल विंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो, जो लोकल लेवल पे चल रही है, तो लोकल लेवल पे ही देखेंगे ना हम, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर डिफरेंट है कि स्ट्रेटोस्फेयर में फिर ओजोन लेयर आ जाती है, जिसके कारण वहाँ पे गर्मी बढ़ जाती है और वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। वो नहीं लेना है हमने, सिर्फ अपने एटमोस्फेयर की बात करनी है जिसमें हम अभी प्रेजेंट है, उस लेयर की। ठीक है भाई, क्लियर है? क्लियर है और क्लियर है? याद रहेगा, ये लिख लेना इसके बगल में कि दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है, देखो एक और जगह है जहां पे आपको टेम्परेचर इन्वर्जन देखने में मिलता है। ये अगर पृथ्वी है ना, ये अगर पृथ्वी है, इनके क्या, इन्हें क्या कहते हैं हम? पोल्स। पोल्स, आपको पता है पृथ्वी थोड़ी सी टिल्टेड है ना, 23.5 डिग्री, ऐसे मतलब ऐसे मान लो ये मेरा हाथ पृथ्वी है और ये इसका पोल है, दिखता नहीं है ऐसे डंडा ये, बट पोल है, ये ऐसे टिल्टेड है, समझ रहे हो? ऐसे टिल्टेड अगर है, ये टिल्टेड है, तो आपको नहीं लगता कि एक टाइम आएगा कि सूरज के, ये मान लो सूरज है इधर, ये पहुंचेगी तो पूरा साउदर्न हेमिस्फीयर किसको करेगा, देखेगा? सूरज को, है ना। एक टाइम आएगा बीच में, अब ये पहले आप पढ़ चुके हैं, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था एक टाइम ऐसा आता है कि 6 मंथ के लिए एक पोल पे लाइट रहती है लगातार, 6 मंथ पे एक पोल पे लाइट रहती है और लगातार 6 मंथ दूसरे पोल पे लाइट रहती है। अब जिस पोल पे लाइट रह रही है, मान लीजिए इस पोल पे लाइट रह रही है, यहाँ पे क्या है, बर्फ पड़ी है, ग्लेशियर्स है, बर्फ है ना, बर्फ यानी व्हाइट कलर। व्हाइट कलर जो होता है हमेशा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है बैक, याद है? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एल्बेडो। याद है आप लोगों को, मैंने पढ़ाया ये कि जब भी व्हाइट चीज पे कोई चीज रिफ्लेक्ट कर जाए, जो रिफ्लेक्ट, मैंने आपको बताया था जब बर्फ पड़ती है तो आप घर के बाहर जाते हो, कहते हो कि बर्फ जब पड़ती है उस टाइम पे जब धूप निकलती है ना, बाहर नहीं निकलना चाहिए, आंखें खराब हो जाती हैं, आंखें खोल नहीं पाता इंसान, है ना, ऐसे करनी पड़ती हैं आंखें बड़ी मुश्किल से। क्यों? क्योंकि व्हाइट कलर पे क्या करती है, ये सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है, चुभती है आंख में। अब होगा ये कि जब ये रिफ्लेक्ट कर जा रही है, इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे हम? एल्बेडो। ये तो पहले की बात हो गई। अब मैं आपको ये बता रही थी कि यहाँ पे भी आपको टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलेगा। कैसे? वो देखो, ग्लेशियर थे, है ना, ग्लेशियर थे, ग्लेशियर यानी कि ग्लेशियर है अगर कोई, तो इसके आसपास की हवा भी तो ठंडी होगी, ठंडी होगी। आई सनरे, वापस मुड़ गई, है ना, यहाँ टिकी नहीं पा रही है, तो आपको लगता है इसके थोड़े से ऊपर ये वार्म एयर का एक तरीके से जनरेट करेगी, तो टेम्परेचर इन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, समझे मेरी बात? तो टेम्परेचर इन्वर्जन आपको पोल्स पे भी देखने को मिलता है। ये था मेरे बोलने का मतलब, लिख लीजिए, लिखना है तो लिखिए। पोलर एरियाज में भी टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है, पोलर एरियाज में भी टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है। टेम्परेचर इन्वर्जन इज ऑल्सो सीन इन पोलर एरियाज। ठीक है, क्लियर है भाई? टाइम देख लो एक बार, अभी है टाइम। अब लिखते जाओ जो मैं बोलने वाली हूँ आपको। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8, 11वीं एनसीईआरटी। जैसे आप बोल रहे थे ना कई बच्चे की मैम बुक बताओ कौन सी खरीदें, मैंने आपको कहा था एनसीईआरटी ले लेनी है आपने 11th की। तो एनसीईआरटी कौन सी वाली? 11th की, जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसका चैप्टर नंबर 8 अब आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 एंड ये जो टेम्परेचर इन्वर्जन वाला कंसेप्ट है ना, 9वें चैप्टर में दिया है, ये भी पढ़ लेना। टेम्परेचर इन्वर्जन का जो कंसेप्ट है ना, आपको मैं लिखवाती आई हूँ टाइम टू टाइम कि ये जो कंसेप्ट हम कर रहे हैं ये कहाँ कहाँ कौन कौन सी एनसीईआरटी के कौन से चैप्टर में दिया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 8वां पूरा पढ़ना है, 9वें में आपने ये वाला कंसेप्ट कर लेना है टेम्परेचर इन्वर्जन वाला, 10वें में आपको मिल जाएगा लैंड ब्रीज और सी ब्रीज वाला कंसेप्ट। लिखिए, ठीक है, ये सारी ब्रीज वाले कंसेप्ट, मतलब पूरे चैप्टर मत पढ़ना, ये जो जो कंसेप्ट आपको पढ़ाया गया वो पढ़ना है इसमें। समझ आई मेरी बात? समझ आई? संडे को ये आपके चैप्टर डन होने चाहिए, समझ गए? आपको अब मैंने समझा तो दिया ही है कि क्या है क्या नहीं है, आपको बस पढ़ना है उसमें से और अच्छे वर्ड्स ढूंढने हैं कि अगर मेरे को लिखना पड़ जाए, स्पेशली मैं एचएस और यूपीएससी वालों को बोल रही हूँ कि लिखना पड़ जाए तो कैसे लिखोगे, क्या वर्ड्स उठाओगे, उसके बारे में। अगली हेडिंग डालिए, ह्यूमिडिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, हेडिंग डालिए अगली।
ह्यूमिडिटी कॉमा प्रेसिपिटेशन and concept of air mass humidity and precipitation and concept of air mass. ठीक है, टॉपिक का नाम है ये। देखो बड़े ही बेसिक से कंसेप्ट यूज होंगे इसमें। देखो मान लीजिए ये कोई एक बीकर है मेरे पास, बीकर समझते हो, कोई पतीला ले लो, ठीक है, इसके नीचे मैंने जला दी आग, पानी भी है इसमें थोड़ा सा, ठीक है, इसके नीचे मैं जला दूंगी क्या, बर्नर, बर्नर यानी आग, आग जला दी इसमें, ठीक है। आपको पता है पानी यानी कि H2O, पानी यानी H2O, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री अगर किसी ने पढ़ी है, पानी का फॉर्मूला है H2O, सबको पता है ये तो, है ना। तो एक ही H2O नहीं होता है, यहाँ भी H2O होगा, यहाँ भी H2O होगा, यहाँ भी H2O, यहाँ भी H2O, 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 ये आपस में जुड़े रहते हैं, समझ रहे हो, आपस में बॉन्डेड होते हैं, ये आपस में इनका बॉन्ड होता है। देखो H2O का अलग से बॉन्ड होगा, यानी कि एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन का अलग से बॉन्ड है, ठीक है, और H2O और H2O का अलग से बॉन्ड है, जिन्हें हम कहते हैं वंडर वॉल्स फोर्सेस, समझ रहे हो। एक मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल जो आपस में जुड़ते हैं ना, वो जुड़ते हैं आपस में किसी फोर्स के द्वारा, जिनका नाम है वंडर वॉल फोर्सेस। इतना अगर नहीं पता लग रहा तो कुछ नहीं है ये, ठीक है, ठीक है, तो ये इस तरीके से जुड़े रहते हैं आपस में, ठीक है। अब होता क्या है, मैंने आग जला दी यहाँ पे नीचे, ठीक है, होगा क्या, धीरे धीरे गर्म होगा पानी, है ना, गर्म होगा, समझ रहे हो, गर्म होगा पानी, गर्म होने के बाद क्या, उबलने लग जाएगा। उबलने कब लगता है, जब इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। उबलने के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि ये, अब ऐसा तो है नहीं कि एक पतीला भर के आपने पानी का चढ़ाया और 1 घंटे के लिए आपने चढ़ा रखा है और वो पतीला वैसा का वैसा ही, ऐसा होता है कभी, इतने से इतना हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, यानी कि बाकी का पानी कहाँ गया, वो इवेपोरेट हो गया। बाकी का पानी कहाँ गया, इवेपोरेट हो गया, उसकी इवेपोरेशन होगी। इवेपोरेशन कैसे हुई, क्योंकि यहाँ से जो मैंने हीट दी ना, उससे पहले तो ये आपस में बंधे रहे, बॉन्ड बंधे रहे, जैसे ही इनका क्या आया, बॉइलिंग पॉइंट आया, तो बॉइलिंग पॉइंट के बाद ये टूटने लग जाएंगे आपस में। अब ये टूटेंगे, इसीलिए ऊपर जाकर ये क्या बन जाएंगे, गैसियस फॉर्म में बन जाएंगे, समझ रहे हो। तो इसके लिए एक वर्ड आपने याद रखना है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट क्या चीज है, ये वो हीट है, ठीक है, वो हीट जो क्या कर देती है, बताओ, हाँ जी, हाँ, जो एक फेज से किसी चीज को दूसरे फेज में भेज दे। लिक्विड से किस में जा चुकी है, गैसियस फॉर्म में, तो किस हीट के द्वारा हुआ है ये, लेटेंट हीट। समझ आ रही है अनुभव, वीपी जी समझ आ रहा है कुछ, इतने दिन बाद समझ आ रहा है, नहीं आ रहा ना, आना चाहिए, इतना आसान है ये, अगर ये नहीं आ रहा तो फिर नहीं आ रहा, समझ आ रहा है पक्का। बेटा जो न्यू स्टूडेंट हो आपको प्रिया समझ आ रहा है, ठीक है, समझ आई मेरी बात। तो लेटेंट हीट के लिए लिख लीजिए, हीट विच चेंजेस द फेज फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस, हीट विच चेंजेस द फेज फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस, मतलब एक फेज से दूसरे फेज में चेंज कर दिया उस हीट ने। उस हीट का नाम क्या है, गुप्त ऊष्मा। हिंदी वाले लिख लीजिए, गुप्त ऊष्मा, ठीक है जी, ठीक है, और समझ आई कुछ। अब इस पे तो मैंने ये चढ़ाया था गैस के ऊपर, है ना, तब जाके ऐसा हो गया। नेचुरली भी तो कहीं ना कहीं से लेटेंट हीट बनती होगी, तो नेचुरली जो है इसका सोर्स वो है सूरज, समझ रहे हो। सूरज जो है एक हीट के सोर्स का काम करता है, ठीक है, और उसी सूरज से क्या होता है, एक टाइम के बाद लेटेंट हीट बनती है, जिसके कारण आपके समुद्रों में जो पानी है यही वेपराइज होकर क्या बन जाता है, बादल, या वेपराइज हो जाता है, समझ रहे हो। और वहीं से जो पानी आएगा नीचे, इसी को क्या बोल देते हैं इस प्रोसेस को, कंडेंसेशन। ये है इवेपोराइजेशन या वेपराइजेशन, और ये क्या है, कंडेंसेशन। नीचे से ऊपर जाना, वेपराइज हो गया, ऊपर से नीचे आया, कंडेंसेशन हो गया, समझ रहे हो।
ये तो बड़ी बच्चों वाली बातें हैं, इसमें तो क्या ही समझाऊं। ठीक है, समझ आ गया। ये हेडिंग डालिए। अगली कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको हमने पढ़नी है इसमें, और उसी से आपको पता लग जाएगा बारिश कैसे होती है ना, बर्फ कैसे पड़ती है, बर्फ कब जाके पड़ती है ना, कैसे हो जाता है सब कुछ। हेडिंग डालिए। देखिए सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। फर्स्ट हेडिंग डालिए ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। फर्स्ट इज ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। सेकेंड इज ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। हिंदी में कहेंगे आर्द्रता सामर्थ्य। थर्ड वन इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, निरपेक्ष आर्द्रता। रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हिंदी में कहेंगे सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता। हेडिंग डालिए सबसे पहले ह्यूमिडिटी। सबसे पहली हेडिंग डालिए ह्यूमिडिटी। कोई बताएगा व्हाट इज ह्यूमिडिटी? अच्छा एक सेकेंड, तुम लोग मत बोलो जो पढ़ चुके हैं पहले, ऐसे ही बताओ ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर में क्या डिफरेंस है? एक होता है मॉइस्चर, एक होता है ह्यूमिडिटी। व्हाट इज ह्यूमिडिटी एंड व्हाट इज मॉइस्चर? हाँ जी, वेरी नाइस, वेरी गुड। मॉइस्चर यानी कि जो लैंड पे आपको दिखे, आपके किसी कपड़े पे दिखे या कहीं भी दिखे, लैंड पे कहीं रखा हुआ जो आते हैं ह्यूमिडिटी, उसको मॉइस्चर कहते हैं। और ह्यूमिडिटी आर्द्रता यानी कि जो एयर में प्रेजेंट हो, समझ रहे हो? बोलते हैं ना एयर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई, यानी कि एयर जो है ना आपकी हवा, उसमें वाटर वेपर की जो प्रेजेंस है ना वो हो जाना, ठीक है, ज़्यादा हो जाना, कि फील होने लग जाए कि पसीने आ रहे हैं, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई, समझ रहे हो? तो लिखिए व्हाट इज ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, water vapor present in air. Water vapor present in air. And what is moisture? Liquid on the surface. Liquid on the surface. Surface के ऊपर जो एक तरीके से ऐसा ही मॉइस्चर पाया जाएगा, लिक्विड पाया जाएगा, उसी को मॉइस्चर कह देंगे, है ना? ठीक है जी,
ठीक है, क्लियर है? ह्यूमिडिटी क्लियर है? ह्यूमिडिटी तो बड़ा ही इजी टर्म है ह्यूमिडिटी, ठीक है। सेकंड इज ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, सेकंड वन इज ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी हिंदी में आर्द्रता सामर्थ्य, ठीक है। इसका मतलब है कि जो आपकी एयर है ना वो कितना वाटर वेपर होल्ड कर सकती है, समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड वाटर वेपर, उसको हम क्या बोल देंगे? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, समझ रहे हो? यानी कि एक एयर पार्सल जो है ना उसके अंदर वाटर वेपर होल्ड करने की क्षमता को हम क्या कह दे रहे हैं? मैं समझाती हूँ, अभी ये पता लगा, लिखिए द कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड वाटर वेपर, या फिर लिख लीजिए अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर कैन होल्ड, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर कैन होल्ड, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर कैन होल्ड। अब ऐसा तो है नहीं कि हर तरह की हवा जो है वो सेम ही तरह का अमाउंट अपने अंदर रख सकती है ना। आप देखोगे गर्मियों में जब टेम्परेचर ज़्यादा है उस समय पे आपका जो एयर पार्सल है ना, एयर है, उसकी होल्ड करने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। लिख लीजिए पहले तो, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। कैसे? देखो आप ह्यूमिडिटी कैपेसिटी समझ गए हो क्या है? हवा की अपने आप में पानी का जो वेपर है ना, वाटर का वेपर जो है, उसको हिंदी में बताएं क्या? जलवाष्प होल्ड करने की क्षमता। अब ये क्षमता जो है ना ये डिपेंड करती है, ये निर्भर करती है किस पे? टेम्परेचर पे। कैसे? जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, एग्जांपल देती हूँ आपको, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है आपके कपड़े कितने जल्दी सूख जाते हैं ना। टेम्परेचर जल्दी हो तो कपड़े जल्दी सूखते हैं कि नहीं सूखते हैं? यानी कि जब टेम्परेचर ज़्यादा था तब हवा में ज़्यादा कैपेसिटी थी क्या? वाटर को होल्ड करने की, तो आसपास का हर तरह का वाटर होल्ड कर ले रही है वो, समझ रहे हो? लेकिन अगर आप बात करो बरसात की या ठंड की, तो ऑलरेडी ठंड के कारण और उसके कारण इतना मॉइस्चर, ऑलरेडी ह्यूमिडिटी उस एयर में रहती है कि हमें फिर पंखे चलाने पड़ते हैं कपड़े सुखाने के लिए। पंखे से क्या होगा? वो शिफ्ट करता रहता है। मान लो जो मैंने कपड़े डाल दिए, ठीक है, अब वो सूख नहीं रहे हैं क्योंकि ठंड है, ठीक है, ठंड है, तो होगा क्या कि वो जो वाटर एयर पार्सल प्रेजेंट है ना उसकी इतनी क्षमता थी होल्ड करने की, अब वो जो कपड़ों का पानी है उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे मैं पंखा चलाऊंगी ना, पंखे से क्या होगा? रोटेट हो जाएगा वो पार्सल, कहीं और चला जाएगा, नया पार्सल आएगा, वो उससे सूखने की कोशिश करेगा, समझ रहे हो मेरी बात? तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करे? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी क्या होगी? ज्यादा, और जब टेम्परेचर कम होगा तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम। समझ रहे हो मेरी बात? समझ गए? बस कपड़ों से याद रख लेना आपने, गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं क्योंकि कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो हर कहीं से वाटर वेपर उसको ले लेता है वो जो आपका एयर पार्सल है। समझ गए मेरी बात आप? और समझे मेरी बात? हाँ, तो लिख लो, रेनी सीजन में ऑलरेडी मॉइस्चर ज़्यादा होता है जिसके कारण। क्लियर है? बाकी कल करवाती हूँ आपको, ठीक है। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है आज, ठीक है। आज इतना ही। तो ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी पता लगी। कल मैं आपको बाकी के दो करवा दूंगी, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा कल का आपका लेक्चर, तो प्लीज़ मिस ना कीजिएगा क्योंकि ये टॉपिक आपको कहीं भी समझ नहीं आएंगे। अगर आप यहाँ नहीं समझोगे आपको कहीं समझ नहीं आएंगे। आप बेशक ट्राई कर लेना, ठीक है, कहीं समझने का। तो कल हमने ये पढ़ना है, आज जितना करना था उतना कर लिया, आई थिंक इतना इनफ है, ठीक है। तो आपको लैंड ब्रीज अगर कोई पूछे तो आपको पता चल जाएगा, आपको सी ब्रीज अगर कोई पूछे पता लग जाएगा, आपको अगर माउंटेन ब्रीज पूछी जाए तो वो पता लग जाएगा, आपको वैली ब्रीज पूछी जाए पता लग जाएगा, टेम्परेचर इन्वर्जन कब होता है और क्या होता है वो पता होना चाहिए आपको। ये आपका एनाबैटिक और कैटाबैटिक जो है ये क्या है ये पता होना चाहिए आपको। ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या है ये पता होना चाहिए। ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको आगे काम आएंगे और ज़्यादा, ठीक है। क्लियर है? आज के लिए इतना ही।
पूछना है इसमें से? कुछ पूछना है आप लोगों को? ये पानी कहाँ से है? हाँ जी, कैटाबेटिक में तभी तो माउंटेन से आ रही है ना ब्रीज, माउंटेन से आ रही है ना ना ना, ऊपर से, आप नहीं समझे, ऊपर से आ रही है ना, कोल्ड एयर ऊपर से आ रही है, नीचे जाएगी और ये हॉट राइज कर जाएगी, हॉट को धक्का देगी नहीं ऊपर को, समझ रहे हो? तो नीचे कोल्ड हो जाएगी, ऊपर हॉट हो जाएगी, ये इन्वर्जन हो गया ना टेम्परेचर का, समझे? अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो, और कुछ पूछना है?